क्या हाल है साथियों, मैं विकास कुमार आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में स्वागत करता हूँ। 30 जुलाई के करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस सुबह 6 बजे जो करंट अफेयर आता है उसकी पीडीएफ, एमसीक्यू जो आता है आपका 10 बजे उसकी पीडीएफ, और जो वीडियो आते हैं नोटिफिकेशन किस क्या क्या आने वाला सारे जो है आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाता है। एकदम फ्री है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेलीग्राम चैनल का लिंक, ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए 2023 का हमारा कंप्लीट प्रीलिम्स कम मेंस का जो है ग्रुप चालू है, उसको आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे जो लोग बिल्कुल भी मतलब फाउंडेशन है, बिल्कुल भी पहली बार दे रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, या फिर कई बार आप दे चुके हैं लेकिन फिर भी नहीं क्लियर हो रहा, दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रायोरिटी पे है यूपीएससी यूपीपीएससी निकाला तो ये वाला ग्रुप आप लोगों के लिए है, जिसमें मतलब रोज रोज भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 5-6 घंटे मैक्सिमम देना है। अपना जो भी काम करते हो आप करते रहो, ये वाला जो मैं टारगेट देता हूँ वो पूरा करते रहो। रोज इवेल्युएशन, रोज स्टडी टारगेट जो दिए जाते हैं, स्टडी प्लान दिया जाता है, रोज जहाँ पे हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, आंसर राइटिंग भी करते हैं, ठीक, लाइव डाउट डिस्कशन होता है, ये चीज़ें रोज होनी चाहिए। तो अगर आप ये करते गए तो बहुत आसानी से सिलेक्शन आपका हो सकता है। ठीक, आखिरी में 2-3 महीने वाला जो होता है उसमें ये है, या तो आपने सब कुछ कर रखा है, बस आखिरी में संगठित तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तभी करिएगा, तो सही है, नहीं तो फिर वो खाना पूर्ति वाली चीज़ है, तो आप समझ ही सकते हैं। खैर, तो डेली मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन, और सिर्फ डाउट डिस्कशन वाला भी पेड ग्रुप है हमारा। नंबर सिर्फ एक है, 9650347272, इस पर आप लोग बात कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। अब एक जो ऑपोजिशन के एक सांसद हैं, उन्होंने राष्ट्रपति की जगह, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी एक महिला है, तो उन्होंने बोल दिया राष्ट्रपत्नी। तो इस पे काफ़ी हो हल्ला मच गया। अगर ये कोई मेजोरिटी वाली या सरकार का कोई आदमी बोलता तो चलो अच्छी बात है, तो इतना हो हल्ला नहीं मचता। अपोजिशन वाले ने बोला है तो इतना ज़्यादा हो हल्ला मचा, उसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई। लेकिन इसकी वजह से चलिए अच्छी चीज़ ये हुई है कि कई लोग के दिमाग में ये धारणा चल रही होगी कि क्या महिला अगर राष्ट्रपति बने तो क्या हमें राष्ट्रपत्नी बोलना चाहिए या फिर क्या बोलना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रमाता भी बोल सकते हो, तो होना क्या चाहिए, तो ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब नहीं आई तो समझ, ये जो है वीडियो में समझ लीजिए। जब भी ये जो प्रेसिडेंट शब्द है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी आया और जब कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ लिखा गया, तो प्रेसिडेंट शब्द अपने आप में एक जेंडर न्यूट्रल शब्द है। ठीक, उसका जो ट्रांसलेशन है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति भी जेंडर न्यूट्रल शब्द है, ठीक है ना। महिला के राष्ट्रपति बन जाने से हम राष्ट्रपत्नी या राष्ट्रमाता नहीं बोलेंगे, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। यहाँ पर अब क्लियर कट हो गया। जैसे राष्ट्रपति है वैसे ही सभापति, जैसे स्पीकर होते हैं ना लोकसभा में, तो उनको वो भी जेंडर न्यूट्रल है। वहाँ पे मान लीजिए सुमित्रा महाजन जी बैठती थी, तो हम ये तो ना बोलते थे कि सभापति की जगह सभापत्नी, ठीक है, तो वो जेंडर न्यूट्रल शब्द है। ये चीज़ अब आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है कंगारू कोर्ट। अब देखो, कंगारू कोर्ट जो है, कंगारू आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक। और एक ये मर्सूपियन होता है, मतलब ये जो है बच्चे को अपने पेट में एक थैली टाइप की होती है, वहाँ पे ये मतलब रखता है, मतलब यूनिक है काफ़ी चीज़। तो कंगारू जो है वहाँ एनिमल का नाम हो गया। कंगारू कोर्ट जो है, इसका मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसी अदालत जहाँ पर जो न्याय हो रहा है, जो जजमेंट दिया जा रहा है, वो बायस्ड है, ठीक है ना। पहले से जो धारणा बनी हुई है वो बायस्ड है, ठीक। न्याय जो है वो आपका फेवरेबल है किसी ना किसी के लिए, ठीक। ये नहीं है कि सब दोनों के लिए बैलेंस हो। और एक तरीके का मतलब जो है, ये ऐसी अदालत होती है जो कई लोग बैठ के बस एक तरफ से बस खाली जजमेंट सुनाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें एक चीज़ ये भी चलती है भैया, कंगारू कोर्ट का जो है शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ से चालू हुआ, तो इसका कुछ पता नहीं है। कॉलिंस डिक्शनरी जो है उसने भी कुछ बता रखा है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली कहाँ से हुआ चालू ये नहीं पता। अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एनवी रमन्ना, उन्होंने कंगारू कोर्ट का, कंगारू अदालत का जो है जिक्र किया इस संदर्भ में, इस कंटेक्स्ट में, कि जो सोशल मीडिया है या फिर जो मीडिया है, वो कई लोगों के ऊपर वही मीडिया में ही ट्रायल चला देते हैं,
वहीं पे वो बता देते हैं कि ये जो है अभियुक्त है और ये अपराधी है। तो वहीं पे उनकी कंगारू कोर्ट चल रही है। अब मतलब जुडिशरी के बाहर अपने हिसाब से अपना जो है एक लोगों का ओपिनियन बनाने के लिए जो भी है वहीं पे अपना जजमेंट वो दे देते हैं। इस संदर्भ में कंगारू कोर्ट का उपयोग अभी किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना जी के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसमें ये होता है कि कोई एविडेंस नहीं होता है, ऑक्सफोर्ड इसमें ही बोलती है। अनऑफिशियल कोर्ट होता है, अनौपचारिक कोर्ट होती है, कोई एविडेंस ना भी हो तब भी किसी को जो है जिम्मेदार ठहरा देना, इसी को कंगारू कोर्ट बोलते हैं। कॉलिंस डिक्शनरी बोलता है जस्टिस प्रोग्रेसेस बाय लीव्स एंड बाउंड्स इन केस ऑफ कंगारू कोर्ट वर्डिक्ट, मतलब कुछ भी बताया दिया जाता है। ठीक, अगला टॉपिक है कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022, कॉफ़ी पदोन्नति, ठीक है, एंड विकास विधेयक 2022। अब देखो क्या है कि कॉफ़ी जो एक्ट आया था वो 1942 में आया था। 1942 में क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2, और 1942 में इंडिया में कौन था, ब्रिटिशर्स थे। तो कॉफ़ी की खरीद प्रोडक्शन वो दुनिया में काफ़ी उथल पुथल वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से चल रही थी। तो मतलब रेगुलेट कर सके अच्छे से कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो सारी चीज़ें रेगुलेट हो, ज़्यादा नुकसान हो, उसके लिए जो है कॉफ़ी एक्ट 1942 में लाया गया था। ठीक, लेकिन तब के टाइम में और अब के टाइम में बहुत 80 साल हो गए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। कई सारी चीज़ें तो आउट ऑफ ट्यून हो चुकी हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसमें खाली बात करता है कि कहाँ इकट्ठा की जाएगी कॉफ़ी, ठीक है, और आपका कहाँ पूलिंग होना है, कहाँ मार्केटिंग कैसे करना है, वो जो कि अब के टाइम पे आउट ऑफ ट्यून है। अब के टाइम पे क्या हो रहा है भाई साहब, ई कॉमर्स है। आपको दुकानदार के पास जाने की, अलग से एक शोरूम खोलने की या फिर दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा है। ठीक, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन भी अब कम होने चाहिए। तो यही चीज़ किया जा रहा है नए लॉ में कि यहाँ पर जो है सेल को बढ़ाया जाना है, कंजम्पशन को बढ़ाया जाना है इंडियन कॉफ़ी का, ठीक है, बाहरी नहीं, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आराम से बिके, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन कम रहे। बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो चल रही है कॉफ़ी प्रोडक्शन में, इंडस्ट्री संबंधित, वो सारी चीज़ें इसमें डाली जा रही है, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्निकल रिसर्च और एक्सपोर्टर। अच्छा, इसमें कॉफ़ी बोर्ड एक होता है, कॉफ़ी बोर्ड। ठीक, अभी भी जो एक्सपोर्टर हैं जो निर्यात करना चाहते हैं कॉफ़ी को, उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कॉफ़ी बोर्ड से, जो कि एक स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक निकाय है। ठीक, अगला टॉपिक है गूगल स्ट्रीट व्यू। अब इसमें ऐसा होता है कि आप मैप खोलते हो ना, गूगल मैप कहीं जाने के लिए, या फिर जो है जीपीएस देखना चाहते हो, तो मैप में आपको देखिए इस टाइप का कुछ दिखता होगा। तो आप गूगल स्ट्रीट व्यू जब खोलोगे, आप इंडिया में अभी तक तो नहीं था, और 2021 में जियो स्पेशियल पॉलिसी आई थी, तो उसके अंतर्गत अब जो है अलाउ कर दिया गया है कि गूगल जो है स्ट्रीट व्यू, आपको ऐसा लगता है जैसे आप सड़क पे चल रहे हो और आप जिधर भी चाहो 360 डिग्री आप घूम सकते हो, सब कुछ आपको ऐसा लगता है कि आप वहीं वर्चुअल में पहुंच गए हो। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है। कई बार आप कोई नई जगह जाना चाहते हो तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन सी गली कहाँ कैसे क्या करना है। ठीक, तो आप वहाँ पे जाने से पहले ही वहाँ पहुँच सकते हो एक तरीके से इस गूगल स्ट्रीट व्यू के जरिए। तो गूगल स्ट्रीट व्यू को अभी तक मनाही ही थी, लेकिन अभी जियो स्पेशल जो पॉलिसी आई 2021, उसके बाद से इसको अलाउ कर दिया गया। 10 जो सिटीज़ हैं उनसे शुरुआत कर रहा है गूगल स्ट्रीट व्यू। और इसके लिए देखिए गूगल क्या है, स्ट्रीट व्यू पहली बार थर्ड पार्टी या फिर पार्टनर से डेटा ले रहा है। ठीक है ना, भारत में टेक महिंद्रा और जेनेसिस इंटरनेशनल करके जो है उनके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया गया उसका उपयोग करेगा गूगल, ऐसा पहली बार कर रहा है। ठीक है, और कहीं नहीं कर रहा है, किया है इसने। वैसे वो अपना खुद का ही डेटा उपयोग करता है। ठीक है ना, इस तरीके से कैमरा लगा होता है, 360 डिग्री पूरे सारे जो एंगल है वो जोड़ के बनाया जाता है। और इसमें एक गलीफाई नाम से ये चालू कर रहे हैं, गलीफाई। ठीक है, तो प्रोजेक्ट भी है गलीफाई इंडिया के पर्सपेक्टिव में गूगल के द्वारा। ठीक, और इसमें लेकिन ये है कि सब जगह नहीं भाई साहब इसमें देख पाओगे आप, ये नहीं है, कुछ ऐसी जो स्ट्रेटजिक जगहें जैसे डिफेंस एरिया है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो नहीं देख, मिलिट्री एरियाज़ हैं, उनको नहीं देख सकते अभी भी, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। एंड्रॉयड और iOS ऐप पे आराम से देख सकोगे। अगला टॉपिक है ट्यूनीशिया एंड अरब स्प्रिंग। अब देखो जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं और नदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे चाहे मोनार्की हो या फिर मोनार्की वाली कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था हो, ठीक है, या फिर तानाशाही हो, जैसे लीबिया में था वो गद्दाफी। ठीक है,
कुछ भी हो, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो एक शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, अरब स्प्रिंग, ठीक, इसको जास्मिन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जास्मीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, अरब स्प्रिंग भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी टुनीशिया में। टुनीशिया में एक लेडी पुलिस ऑफिसर थी, उसने एक सब्जी वाले को मार दिया था, ठीक है। वहीं से मतलब एक बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको पता होगा, एक टिपिंग पॉइंट होता है जहाँ से फिर लोग जो है सबको मौका मिल जाता है कि हाँ बस अब बहुत हुआ, अब यहाँ से हम चालू करते हैं। तो वहाँ से फिर टुनीशिया स्टार्ट हुआ था। और ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी अरब स्प्रिंग की कहाँ से शुरुआत हुई, टुनीशिया से हुई, ये 2014 या 15 में पूछ भी चुका है, ठीक। तो अरब स्प्रिंग आया, वहाँ पे जो एक तानाशाह था, अलबेन करके कुछ नाम था उनका, तो उनको हटा दिया गया और फिर जो है डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत आई, कॉन्स्टिट्यूशन लगाया गया। लेकिन अब फिर से क्या हुआ है कि अभी वोटिंग हुई, ट्यूनीशियन वोटर्स ने नए कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पे अप्रूवल दे दिया है, ठीक है, जिसमें कि वही वो पुराना वाला सिस्टम फिर से वापस आ गया है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। एक आदमी के पास सारी सत्ता है, सब कुछ वहीं करता रहता है, ठीक। और जो पार्लियामेंट था और वो सब कुछ ख़त्म कर दिया गया, और बल्कि पहले से भी ज़्यादा अब इसके पास पावर्स आ गई हैं प्रेसिडेंट काइस सईद के पास, ठीक है, जो कि चुनाव में जीत गए हैं, नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आ रहे हैं। 2011 में अब अरब स्प्रिंग आया था, या फिर जास्मीन रिवॉल्यूशन आया था। द अरब स्प्रिंग जो है प्रोटेस्ट था एक तरीके का, ट्यूनीशिया में दिसंबर 2010 में चालू हुआ था। ज़ाइन अल अबिदीन बेन अली, ठीक है, वो 1987 से लेकर 2010 तक वहीं पावर में थे भाई साहब, ठीक। काफ़ी ज़्यादा वो फिर उनको देश छोड़ के भागना पड़ गया था, जैसे गोटाबाया अभी भागा है ना ये श्रीलंका से, वैसे ही। और अरब स्प्रिंग बाकी जगह भी फैली। अब देखो ऐसा होता ना कि सबको स्वतंत्रता, लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तानाशाही में कुछ भी आपके और लिबर्टी नहीं होती। भारत देश में आपको जितनी लिबर्टी है ना, वो आपको ऐसे नहीं पता चलेगी। आप जाके दिखाओ वेस्ट एशिया, आप जाके एक बार देखो, ठीक है ना, मज़ा आ जाएगा वापस आने में इंडिया में, ठीक है ना, वहाँ जाने में नहीं, वापस आने में मज़ा, मतलब इतनी ज़्यादा फ्रीडम है भारत में, जो सच बात है, ठीक। तो अरब स्प्रिंग जो है बाकी देशों में भी गया, इजिप्ट में, लीबिया में, बहरीन में, यमन में, सीरिया में, ठीक। 30 साल का जो एक डिक्टेटरशिप थी वो हुस्नी मुबारक की इजिप्ट में, वो उसको भी उन्होंने वहाँ पे भी हटा दिया गया, ठीक। डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत है, हालांकि बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। लीबिया में भी जो है आपका मुअम्मर ये गद्दाफी जो था, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट उठा, एक गृह युद्ध हो गया, और उसमें नाटो वाटो भी आ गया था, वही यूएस वाला जो ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाला। और गद्दाफी को फिर आपने कई बार वीडियो देखा भी होगा कि उसको सब लोग मार रहे हैं वो सब। लेकिन वहाँ पे जो ट्रांजिशन ऑफ पावर था वो ठीक नहीं हुआ, वहाँ पे गृह युद्ध था और अभी भी है। जो कोई भी आके उठता है एकदम से असलहे लेके, बंदूकें लेकर, और बताता है कि हम हैं देश के सबसे बड़े, या हम चलाएंगे देश, तो वो बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक, या फिर ये कह सकते हैं कि यूएस ने ऐसे कई जगह जो है इसी तरीके की इंस्टेबिलिटी करके छोड़ दिया, ट्रांजिशन ढंग से किया नहीं, ठीक है। अपना जब जा रहे थे तो उसको ट्रांजिशन ढंग से किया नहीं, वहाँ के लोगों को आपस में भिड़वा दिया बस, ठीक। इसके बाद बहरीन में भी हुआ। अब बहरीन में क्या सिस्टम है कि बहरीन में जो शिया, अब 2 सेक्ट है, आपको पता ही है इस्लाम में मेनली 2 सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी। अब इन दोनों में सुन्नी जो है वो 99% जो करीबन जो जनसंख्या है मुस्लिम्स में वो सुन्नी है, शिया 1% है, ठीक। लेकिन शिया जो है अब ईरान जो है वो मेजॉरिटी वहाँ पे शिया है, सऊदी जो है वो मेजॉरिटी वहाँ पे सुन्नी है, समझना। ये दोनों पोल हैं एक तरीके से, दोनों के बीच में जो है तनातनी रहती है, दोनों लोग के बीच में ठीक संबंध नहीं है, क्योंकि कुछ रिलीजियस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसकी वजह से एक दूसरे को कहते हैं ये तो मुस्लिम ही नहीं है, ऐसे भी कुछ वो रहता है, और मार काटने पर उतरते रहते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जैसे ईरान तो पूरा शिया का है, अपना जो ये बहरीन है, बहरीन में क्या है कि शिया तो मेजॉरिटी में है, लेकिन सुन्नी वहाँ पे पावर में है बैठे हुए। तो वहाँ पे भी जब अरब स्प्रिंग या फिर इस तरीके के प्रोटेस्ट चालू हुए, प्रो डेमोक्रेसी वाले प्रोटेस्ट, तो सऊदी अरेबिया जो कि सुन्नी का जो है वो तरफ वो लेता है, तो उसने कुछ ट्रूप्स भेज के वहाँ की कैपिटल मनामा जो है वह प्रोटेस्ट को दबवा दिया, क्रश कर दिया, मतलब बहुत लोग को मार दिया था। उसी प्रकार से यमन में प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सलेह है, ठीक। इन्होंने अपनी पावर छोड़ के इनको भागना पड़ा, वहाँ पर सिविल वॉर हो गया। वहाँ पे हूती रिबल्स, ये कई बार आप लोग नाम सुना भी होगा,
ये शिया से आते हैं हूती रिबल्स, और इनको ये कहा जाता है कि ईरान सपोर्ट करता है। और यमन की अगर आप लोकेशन देखोगे तो बिल्कुल जो है सऊदी अरेबिया से जुड़ा हुआ, ये यमन है, ये सऊदी है, ठीक। तो हूती रिबल को, और यहीं से यहाँ पे सना, सना जो है यमन की कैपिटल है, वहाँ से अली मोहम्मद, ये जो अब्दुल्ला सलेह थे, ये भाग गए थे और सऊदी में चले गए। सऊदी वाले फिर यमन में इनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं और हूदी रिबल्स के खिलाफ, मतलब अब्दुल सलेह की मदद कर रहे हैं सऊदी वाले। तो यहाँ पे भी जो प्रोटेस्ट चल रहे थे प्रो डेमोक्रेसी वाले, वो भी दबा दिए गए। सीरिया में क्या है, सीरिया में जो पूरी जनसंख्या है वो ज़्यादातर सुन्नी है, लेकिन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है असाद, वो एक अलावी है, अलावी, वो शियाई समझ लो एक तरीके से, ठीक। जितना मुझे मालूम है, कोई अगर बहुत बड़ा हो तो वो बता सकता है, कोई गलती हो गई हो तो, ठीक। तो सुन्नी, वैसे वहाँ पे पूरी जनसंख्या सुन्नी है, लेकिन रूलिंग जो है कौन है, शिया है, और असाद जो कि अलावी हैं वैसे तो, लेकिन शियाई मान लो आपने। तो वहाँ पे भी गृह युद्ध चला, जिसमें जो है आपका सऊदी मदद कर रहा था सुन्नी वालों को, रशिया ने, ईरान ने सीरिया के प्रेसिडेंट असाद की मदद करी, यूएसए भी लगा हुआ था सीरिया के असाद के अगेंस्ट में। हालांकि अभी जो है असाद जीत गए हैं। और जो गृह युद्ध था, गृह युद्ध के दो क्या हुआ था कि प्रो डेमोक्रेसी के नाम पर जियो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो सऊदी, यूएसए, ये अपनी अपनी भी रोटियां सेकने के चक्कर में थे, ठीक। तो वहाँ पे गृह युद्ध करा देते थे। गृह युद्ध यही होता है कि जो है लोग, जो सिविलियंस हैं, वो हथियार उठा लें सरकार के खिलाफ, तो उसको आपस में जो उनके समर्थक हैं गवर्नमेंट के और जो इनके, दो आपस में भिड़ जाएं, तो उसको गृह युद्ध बोलते हैं। तो असाद खैर अब जीत गया। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि प्रो डेमोक्रेसी वाला जो प्रोटेस्ट था वो जो है दबा दिया, ठीक। जिसको कि अरब स्प्रिंग या फिर जासमिन रेवोल्यूशन बोलते हैं। टुनीशिया, टुनीशिया अब जहाँ पर भैया, जहाँ की बात हो रही है, यहाँ पर कुछ डेमोक्रेसी आई थी, पीसफुल ट्रांजेक्शन वहाँ पे हुआ था, वहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि कुछ मारकाट मची हो जैसे बाकी जगह आपने देखा अभी। लेकिन अब फिर से कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है और फिर से ट्रांजिशन हो रहा है वहीं पुराने, जहाँ पर डेमोक्रेसी कम है और तानाशाही ज़्यादा है। तो ये वाला टॉपिक देख लो, एक एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारी कोई भी आपको यहाँ पे कंट्री वाइज मैंने सारी चीज़ बता दी। अब कोई यहाँ पे डाउट नहीं होगा, फिर भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक है इकोनॉमी सब्जेक्ट, हब एंड स्पोक मॉडल साइलोज। देखो हब एंड स्पोक, जैसे साइकिल का आपने देखा होगा पहिया, तो बीच में जो है वो हब हो गया, और स्पोक्स, जो तीलियां होती है ना, वो स्पोक्स हैं, ठीक। तो ये वाला मॉडल जो है आपका यूज़ करने वाले हैं वीट साइलोज के लिए। साइलो देख रहे हो, ये जो पिक्चर में बने हुए ना, ये सब साइलोज है। इसमें गेहूं इकट्ठा किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, हब एंड स्पोक मॉडल यूज़ किया जाएगा। हब एंड स्पोक मॉडल में क्या होता है कि ये सारे ट्रांसपोर्टेशन वाले जो है रोड वोड हो गया, ठीक, सारा ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ वीट की खेती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से जो है गेहूं को प्रोक्योर करके और स्टोर करके, और फिर यहाँ पे स्टोर कर दिया गया हब पर। यहाँ से रोड के थ्रू जा रहे हैं सब लोग, जो है जुड़ रहे हैं, और इसको जो है जोड़ दिया गया रेलवे ट्रैक के थ्रू दूसरे हब से, ठीक। तो इस तरीके का हब एंड स्पोक मॉडल साइलोज वीट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है बनाने जा रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि हम देश के 249 लोकेशन पर साइलोज बनाएंगे 111.125 लाख मिलियन टन का, ठीक। पूरी चीज़ समझ में आ गई। ये यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा, और पीपीपी मॉडल में होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे। इसमें देखिए 2 मोड होंगे, ठीक। यूपीएससी के सिलेबस जीएस पेपर 3 में इन्वेस्टमेंट मॉडल्स करके एक टॉपिक है, उसके अंतर्गत आप जो है ये पीपीपी मॉडल वाला आता है, जिसमें क्या है 2 तरीके हैं, डीबीएफओटी और डीबीएफओओ, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। कैसे होगा, कुछ ज़मीनें ऐसी होंगी जहाँ पे एफसीआई की अपनी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अपनी ज़मीनें हैं, क्योंकि स्टोरेज हम बेहतर बना रहे हैं, तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, प्रोक्योर करके स्टोरेज खुद ही करता है। तो वहीं यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पे एफसीआई की ज़मीनें हैं और जहाँ पर मान लीजिए कोई और है उसकी अपनी ज़मीनें, तो 2 डीबीएफओटी जो है जहाँ पे एफसीआई की ज़मीनें हैं वहाँ पे आएगा, और डीबीएफओओ जो है वो आपका जहाँ पर कोई भी मतलब बनाना चाहता है साइलोस प्राइवेट में, तो उसकी अपनी ज़मीन है वहाँ बनेगा। तो होता क्या भैया, खुद ही डिज़ाइन करो, खुद ही बिल्ड करो, ठीक, फंड भी लगाओ, ओन करो और ट्रांसफ़र करो। मतलब आपने जो है बनाया, ठीक, किसी प्राइवेट संस्था ने मान लीजिए बनाया,
उसको डिज़ाइन किया, बनाया, फंड किया, ठीक, कुछ टाइम तक उसको चलाया, जब उनकी कीमत निकल गई तब उसको ट्रांसफ़र कर दिया वापस सरकार को, ठीक। दूसरा क्या है कि डिज़ाइन किया, बिल्ड किया, फंड किया, ओन किया, फिर उसको ऑपरेट कर रहे हैं, सरकार को वापस नहीं करते, ऑपरेट कर रहे हैं, बस सिंपल, ठीक। वही हब एंड स्पोक क्या चीज़ें वो बाद में वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगला टॉपिक है FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। कई मैंने आप लोगों को पढ़ाया, लेकिन फिर चलो पढ़ा देता हूँ। FDI और FPI में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। P मतलब पोर्टफोलियो, मतलब ये पैसा जो है शेयर मार्केट में लगता है। रिलायंस में मान लीजिए आपको लग रहा है कि रिलायंस जो है शेयर उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, बढ़ा तो आपने मुनाफा लेके निकल लिया, घटा तो लॉस लेके निकल लिए, आप वहां पे रुके नहीं, शेयर मार्केट में लग रहे हैं, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से निवेश होता है। निवेश तो है, रिलायंस तो इंडिया की कंपनी है ना, निवेश तो है, लेकिन शेयर मार्केट में है अप्रत्यक्ष रूप से। एफडीआई में क्या मतलब है? एफडीआई का मतलब यह है कि 10% मान लीजिए एफडीआई का इन्वेस्टमेंट रिलायंस में किया गया, तो रिलायंस की इंडस्ट्री में, वहाँ की मशीनरी में, वहाँ के सर्विसेज, जो भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें पैसा लगा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स आके पैसा लगा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर, ना कि उसके शेयर में। ये ही बेसिक डिफरेंस है, दिमाग में रख लेना, चाहे कभी भी ये टॉपिक आए दिमाग से हिलेगा नहीं, याद रहेगा, ठीक। तो अब यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि एफडीआई जो है भारत में कहां कहां से आया, ठीक। देख रहे हो सब अठन्नी चवन्नी दे रहे हैं भारत को, तो ये सबसे ज्यादा आया सिंगापुर से, फिर उसके बाद आया यूएसए से। ये टॉप 2 डेस्टिनेशन है, ये याद कर लेना। ये रैंकिंग यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस तो ये रैंकिंग पूछते हैं। सिंगापुर फर्स्ट है, यूएसए सेकंड है, थर्ड है मॉरिशस, फोर्थ है नेदरलैंड और फिफ्थ है स्विट्जरलैंड, ठीक। ये आंकड़ा है 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर, ठीक। तो 21-22 का फाइनेंशियल ईयर तो कब से कब तक का हुआ? 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। तो लेटेस्ट डाटा यही है, सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस, नेदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड, ठीक। समन्स करके कुछ जो है ट्रिक बन रही है, याद कर लेना। ये डेटा हमें मिला कहाँ से? ये डेटा हमें मिला है अनकटैड की, यूएन की एक संस्था है, ट्रेड और डेवलपमेंट से संबंधित, उसकी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022, उसमें ये डेटा निकला है और ये बताया गया है कि किस तरीके से एफडीआई का इन्फ्लोज रहा है। इंडिया की पोजीशन एक सुधर के 7वीं रैंक पे है इंडिया 20 होस्ट इकोनॉमीज में 2021 में। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंकिंग आ गई एफडीआई इन्फ्लोज में? 7वीं रैंकिंग है 20 में से, ठीक है। और इंडिया जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ा है, 76% बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले, ठीक है। और पेंडेमिक हो, चाहे कोरोना हो, चाहे हो ना हो, कुछ भी हो, एफडीआई जो है हमारा पिछली बार से बढ़ा है आपका 2020-21 से, ठीक है। तो ये अब कितने से बढ़ा? 84,385 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़ा है। एफडीआई जो है पिछली बार कितना था 19-20 में आपका 74,391 मिलियन, फिर 81,973 मिलियन 2020-21 में था, उसके बाद 21-22 में 84,835 है, ठीक। तो ये कुछ जो है आंकड़े हैं। मेन चीज़ वो जरूर याद रखना क्या है? सिंगापुर, यूएसए, फिर मॉरिशस है, समन्स, ठीक है, फिर नेदरलैंड है, नेदरलैंड याद रखना, और फिर स्विट्जरलैंड, समन्स, ठीक। ऐसे ट्रिक करके याद रहता है। अगला टॉपिक है 11th एग्रीकल्चरल सेंसस, ठीक। एक जो एग्रीकल्चर डेटा आता है ना आपका यूपी पीसीएस में, इस बिहार में, कि भैया बताओ कौन सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन जो है प्रोड्यूस कर रहा है, आलू कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, गन्ना कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, शुगर के, वो वाला डेटा अलग है। वो मैं आपको यूपी पीसीएस के लिए बिल्कुल एक्यूरेट डाटा जो है एग्ज़ाम से पहले ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। और ये वाला जो डेटा है ये है जनगणना, इसमें कितनी लैंड होल्डिंग है, लैंड किस तरीके की है, बंजर है, उपजाऊ है और बैरन है, क्या किस तरीके की है लैंड होल्डिंग, जैसे मान लीजिए क्या वो लघु सीमांत स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स की है, उसके बारे में बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एग्रीकल्चर सेंसस में आती हैं। 11वां संस्करण अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने अभी लॉन्च कर दिया है। हर 5 साल में होता है, ठीक। थोड़ा डिले हुआ है कोरोना की वजह से, ये स्टार्ट हुआ था। द फील्ड ऑफ वर्क जो है ये स्टार्ट होगा आपका अगस्त 2022 से। एग्रीकल्चर सेंसस से ही मेन आपको ये पता चलता है कि
छोटी छोटी चीज़ें, ऑपरेशनल होल्डिंग कैसी है, उनका साइज़ क्या है, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, बिग फार्मर, ठीक है। लैंड यूज़ कैसा है, बंजर है, उपजाऊ है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न समझते हो कि मान लीजिए गेहूँ किया आपका जो है आपका राबी सीज़न में, फिर खरीफ सीजन में जो है उस पर ही जो है आपका धान लगा दिया है जिससे राइस होता है, ठीक। तो ये क्या पैटर्न है वो सब भी, और टेनेंसी किराया वो सब भी इसके अंतर्गत आता है। भारत में पहली बार जो है ये डेटा स्मार्टफोन, टैबलेट इसके थ्रू किया जाएगा। कई सारे जो लैंड रिकॉर्ड्स है ऑलरेडी स्टेट्स में डिजिटाइज कर दिए गए, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी देखो हेल्थ मिनिस्ट्री ने फैमिली प्लानिंग विजन 2030 का डॉक्यूमेंट निकाला, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं। उन्होंने कहा कि देखो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट जो है ना हमारे यहाँ भारत में वो तो घट रहा है, लेकिन जो युवा अवस्था वाला जो टीनेज फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा है। किशोरों में प्रजनन क्षमता भारत में चिंता का कारण बनी हुई है। फैमिली प्लानिंग विजन 2030 आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी ये चीज़ बताया है। फर्टिलिटी रेट ओवरऑल तो स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन हाई जो उच्च किशोरा प्रजनन क्षमता है ये, अब ये क्यों होता है? अब सिंपल चीज़ है, लड़कियों की 18 साल से पहले ही शादी कर दी जाती है, ठीक है, ठीक। इसमें भी बिहार सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा और ज़्यादा, और यहीं भाई बिहार में सबसे ज़्यादा लड़कियों की मतलब जो है 18 साल से पहले शादी कर जाती है। तो यहीं पे ही वो आंकड़ा भी अव्वल है, जहाँ पर टीनेज जो किशोर हैं उनकी फर्टिलिटी रेट भी भाई यहाँ पे ज़्यादा हो गया, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज पहले ही उसमें करें तो ज़्यादा बच्चे फिर उन्हीं के होते हैं, ठीक। किशोरावस्था मतलब जल्दी ही हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बताई गई है। अब ये जो पिक्चर है इसमें ये जो है आपका, मैं देख रहा था, इसमें एक गलती है, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो ज़रूर देखा करो। इसमें इन्होंने वैसेक्टोमी को बताया है फीमेल स्टेरिलाइजेशन, गलत है, ठीक, और ट्यूबेक्टोमी को बताया मेल स्टेरिलाइजेशन, गलत है, उल्टा लिख दिया इन्होंने। ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल का स्टेरिलाइजेशन, ठीक है ना, फीमेल का स्टेरिलाइजेशन, और वैसेक्टोमी होता है मेल का स्टेरिलाइजेशन। जो नसबंदी आपने नाम सुना होगा, नसबंदी जो मतलब ताकि स्पर्म जो है ट्रांसफर ना हो पाए, ठीक है, तो वो जो है मेल में होता है वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी उसी प्रकार से महिलाओं में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मेल तो भाई साहब नसबंदी करवाते नहीं, महिलाओं का आंकड़ा 10 गुना ज़्यादा है। मतलब फैमिली प्लानिंग का जिम्मेदारी पूरी महिलाओं पे, मतलब बच्चा भी वही करे और बच्चा ना करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को करना है। ये सारा जैसे आपने सुना होगा, जैसे मैं बताऊँ, बच्चादानी निकलवा देते हैं, यूट्रस निकलवा देते हैं, तो उससे जो है यही सब ट्यूबेक्टोमी में होता है जो बात है, ठीक है। तो ये 10 गुना ज़्यादा महिलाओं में है। तो फैमिली प्लानिंग क्या जिम्मेदारी खाली महिलाओं की है क्या? बच्चा भी जने और ये सब भी करे। तो और इसमें जो है पता नहीं मेल क्यों डरते हैं या क्या चीज़ है, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, और यहाँ पे एक गलत था तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि ट्यूबेक्टोमी महिलाओं से संबंधित है, वैसेक्टोमी जो है नसबंदी मेल से संबंधित है, ऐसे याद कर लेना, ठीक। इसमें कोई शर्माने और वो वाली बात नहीं, यही होता ही है। तो जो मेल हैं या फिर जो इनको हंसी आ रही है वो बिल्कुल हंसे ना। और 118 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर टीनेज प्रेगनेंसीज किशोर जो लड़कियाँ हैं उनकी प्रेगनेंसी ज़्यादा होती हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा है, फिर वेस्ट बंगाल में, ठीक। वहीं आपका अगर देखा जाए तो हाई परसेंटेज ऑफ वीमेन जिनकी 18 साल से पहले जो है नाबालिग में जो है शादी हो जाती है, वहाँ वो भी बिहार में ही है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर वेस्ट बंगाल है, ठीक। तो यहाँ पे खाली यही चल रहा लग रहा है। खैर, अगला टॉपिक बहुत ही खुशी की बात यह है कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी जो है एयरक्राफ्ट कैरियर डिलीवर कर दिया है। इसको डिज़ाइन किया था डीएनडी ने, डू नॉट डिस्टर्ब, नहीं, डिज़ाइन किया है इसको डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, ठीक, लेकिन बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड केरला में, ठीक। और इसमें जो इंडिजिनाइजेशन का लेवल है वो 76% है। वहाँ पे आपसे बोलेगा 100% जो है इंडिजिनाइज्ड है, इंडिया में ही जो है बना है, नहीं, 76% है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आप देखना, ठीक है। तो इंडियन नेवी को जो है यहाँ पे डिलीवरी मिल गई अभी, लेकिन कमीशनड नहीं हुआ है, डिलीवरी उनको मिल गई, घर में गाड़ी आ गई है, घर में जो है जहाज़ आ गया है, अभी उसका ऑपरेशन निकालेंगे कब जो है वो सारी चीज़ें अभी होना बाकी है, ठीक है। तो इसको बनाया है 1971। अच्छा, विक्रांत नाम जो रखा गया ये तो हमने खुद बनाया।
इससे पहले भी विक्रांत नाम से जो है हमारा एयरक्राफ्ट करिए था, लेकिन वो हमने खुद नहीं बनाया था। ठीक है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है चेता। और हम अब कई सारे ऐसे देशों में अब शुमार हो गए जो अपना एयरक्राफ्ट खुद ही बनाने में सक्षम है। बहुत अच्छी बात है। और इसने 1971 वॉर जो था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज वेस्ट बंगाल के नाम से आप जानते हो, उसमें से पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए बहुत इसने जो है अच्छा काम किया था पिछले वाले विक्रांत ने। ठीक है, पिछले वाले विक्रांत में ये क्या होता है, ये ब्लू नेवी को जो है सहायता करता है। ब्लू नेवी क्या चीज़ है? देखो, जो मैंने आपको कई बार बताया कि टेरिटोरियल वाटर होता है, फिर उसके बाद वो 12 नॉटिकल माइल है, फिर उसके बाद कॉन्टिगुअस जोन होता है, वो भी 12 मीटर नॉटिकल माइल होता है, सॉरी, तो ये 24 नॉटिकल माइल। फिर उसके बाद जो है 200, यहाँ पे ये बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, इसके बियॉन्ड होता है हाई सीज। ठीक, हाई सीज में तक जाना, इतनी दूर जाना, वहां रहना, वहां से ही एक ऐसा लैंड जैसी एयरपोर्ट बना देना, फ्लाइट लेना, उसको हम जो है ब्लू नेवी तब मानेंगे जब वहां पर एयरक्राफ्ट हो कि हम इसके बियॉन्ड, ईईजी के बियॉन्ड में रहकर भी सारी चीज़ें, एयरपोर्ट, सॉरी, ये लड़ाकू विमान, और वहां पर रह के भी सुरक्षा वक्षा प्रदान कर सकें, तो उसको ब्लू नेवी कैपेबिलिटी बोलते हैं आसान भाषा में। इससे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ब्लू नेवी अगर कोई बोल दे तो ये मत, इंटरव्यू में बता रहा हूँ, एक ने बोल दिया था कि ब्लू नेवी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नीले रंग का कपड़ा पहनते हैं। मतलब क्या बिल्कुल दिमाग से पैदल हो गया? कम से कम एक बार पढ़ तो लो, कहीं न्यूज़ में पढ़ा है आपने तो। ठीक, ब्लू नेवी कोई बता देगा कि सर वो पानी नीला है, तो समझ ही रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इंडियन ओशियन रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया की पोजीशन अब बेहतर मजबूत हो जाएगी। ठीक है, मजबूत। और इसी के साथ में आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है। और जैसा कि मैंने आप लोग बताया है कि 2023 का और 2022 मेंस का 1-to-1 सब देखिए, काउंसलिंग, गाइडेंस, मेंटोरशिप 1-to-1 प्रोग्राम है। इसमें कोई भी वो नहीं है वन शू फिट ऑल वाला कि एक दे दिए 1000 क्वेश्चन, दे दिए PDF, जो देखना हो पढ़ना पढ़ लो, कोई डाउट डिस्कशन नहीं। इस तरीके से नहीं है। डेली स्टडी प्लान होता है, डेली लाइव डाउट डिस्कशन होता है। और सबसे बात करके स्टडी प्लान में आप लोग रोज करो, इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग। हम लोग डेली इंप्रूवमेंट में विश्वास रखते हैं, उसी पे काम किया जा रहा है। 2023 वाला 15 महीने का है, 2022 वाला मेंस का तो अभी कुछ ही टाइम बचा है, इसको ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक, ये वाला आपने कर लिया तो फिर सब कुछ हो जाएगा। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का है। ठीक, और इसको ज्वाइन करने के लिए आपके पास इंस्टॉलमेंट में भी आप पैसे दे सकते हो। आखिरी के लिए वेट मत करो। ठीक है, अगर आपकी प्रायोरिटी पे है अगला 2023 का एग्ज़ाम, तो उसकी तैयारी अभी से चालू करो। इसमें यूपी पीसीएस के लिए बस अलग से जो है आपको 3000 रुपये और देने होंगे। सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कंप्लीट करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन, ये वाला भी एक ग्रुप है हमारा। और सिर्फ डाउट डिस्कशन का भी है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है भाई साहब, कहीं पे भी आप हो, कोई आपको जवाब नहीं आता, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाल रखा है, लिंक दिया हुआ है, उस पर भी आप जाके देख सकते हो पूरा। मान लीजिए आप नहीं ज्वाइन कर सकते, तब भी आप उस वीडियो में जाके स्ट्रेटजी मेरी समझ जाओगे, तो आप खुद से तैयारी करो, कोई टेंशन नहीं उसमें। ठीक है, और जो पेमेंट लिंक है वो UPI का ये लिंक है, नेट बैंकिंग, QR कोड, नंबर हमारा सिर्फ एक ही है 9650347272। इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। आज का क्या है वो कोट जो हम लोग को मोटिवेशन से भर देगा, किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले। ठीक, मतलब कोई आपसे कह रहा है कि सिलेक्शन मटेरियल मैं दे रहा हूँ, आप जाके बिल्कुल वो नतमस्तक हुए जा रहे हो। अरे कुछ नहीं है, खाली मार्केटिंग है खोखले वाली। ठीक, किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। ठीक, जैसे मैं कराता हूँ, मैं आपको जो है आत्मनिर्भर बनाता हूँ। मैं बताता हूँ कि भैया ये चीज़ ऐसे होती है। अगर मैं उसकी, दूसरे लोग क्या कहते हैं कि देखो ऐसा है, कि मैं वो वाली चीज़ आपको दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक, जैसे अब आपको कैसे बताऊँ, जैसे NCERT है, उसको छाप के अपना तमगा लगा कर, ठीक, और कह दिया ये सिलेक्शन मटेरियल है। ठीक, मैं ये कहूँगा कि भैया NCERT में ये चीज़ यहीं दे रखी है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़ो, कोई डाउट हो तो भैया बता देना। ठीक, तो आपको, आप आत्मनिर्भर हो, आप अपने आप से करो, जो भी काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए मुझे बताओ। लेकिन आप क्या है कि आप जाते हो वहाँ जहाँ पे कुछ भी मिलना नहीं है, वहाँ एक बार देखो, वहाँ पे सेल्स है खाली, उसके बाद कुछ नहीं। जहाँ उनका व्यापारीगिरी खत्म होती है, शिक्षकगिरी जहाँ चालू होनी होती है, वहाँ पे हो ही नहीं पाती। फिर आप अपने ऊपर हो, और फिर या तो आप अकेले आवाज़ उठा सकते हो। बिल्कुल बताओ अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
कि आपने कहीं पे जो है लिया एडमिशन और वहाँ जाके फिर एक बार जब आपने पैसे दे दिए उसके बाद ना टीचर से, ना कोई गाइडेंस है, ना कोई काउंसलिंग है, कुछ भी नहीं है, खाली बेवकूफ़ बना दिया गया। अगर ऐसा है तो कमेंट करके जो बताइएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा पर्सनल नंबर भी है, मैसेज भी है, उस पर भी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम। 10 बजे जो है MCQ वाली वीडियो आती है वो जरूर देखिएगा। जय हिंद।